बांदा लोकसभा सीट पर मतदान खत्म हो चुका है और 5 बजे तक में 59% से ज्यादा का मतदान हुआ है, लेकिन अभी तक मतदान का प्रतिशत फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में किन मुद्दों पर आज मतदान हुआ है, यह जानने के लिए आज हम अपने पत्रकार साथियों के पास चलते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि जो आज मतदान हुआ है वह किन मुद्दों पर हुआ है और किसका पलड़ा भारी होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर पत्रकार साथी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल मिश्रा है। अच्छा, आज जो मतदान हुआ है तो क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी रहे हैं? देखिए, आपसे बता दूँ कि जिस तरह से बुंदेलखंड में खासकर बांदा चित्रकूट हो या महोबा हमीरपुर हो या झांसी हो, उरई जालौन की सीट हो, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे तो ठीक है। जो स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा यहाँ पर जातिवाद हावी रहता है। लगातार यहाँ पर प्रत्याशियों के चेहरे पर देख कर के और जो हालाँकि पिछला जो चुनाव हुआ था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और य योगी आदित्यनाथ के चेहरे को देख कर के यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर के, विकास को लेकर के किया गया था और कहीं न कहीं एक जो ब्रांड चेहरा था प्रधानमंत्री का, उसको लेकर के वोटिंग। लेकिन जिस तरह से 10 साल से उनका कार्यकाल रहा और जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे उनमें उनको लेकर के कहीं न कहीं आक्रोश था। कई तरह के उनके या उनके परिवार के द्वारा उनके कुछ जो लोग हैं नज़दीकी उनके द्वारा जिस तरह से कुछ भ्रम फैलाया जा रहा था, जो कई तरह की जो ऐसी क्रियाकलाप थे जिसको लेकर के स्थानीय लोगों में जो कुछ आक्रोश था। जिसको लेकर के कहीं न कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की ये जो सीट है ये फँसती नज़र आ रही, जो अभी तक हम लोगों का जो हमने कवरेज किया, जो जानकारी हुई खासकर बांदा चित्रकूट सीट है, वहाँ पर जो है कुछ और रही बात तो जातिवाद, जो कि यहाँ हमेशा से फैक्टर रहा है कि जातिवाद को लेकर ही टिकट बांटे जाते रहे हैं। जाति को ही लेकर के यहाँ पर चुनाव में जो भी नेता आते हैं, चाहे रैलियां हों तो वो भी जाति को देख कर ही होती थी। तो कहीं ना कहीं जो जातिवाद, चूंकि एक ब्राह्मण चेहरा और दो पटेल चेहरे उतारे गए हैं, दो बैकवर्ड जो सपा बसपा और खासकर बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। लेकिन अगर जातिवाद पर देखें तो कहीं न कहीं सपा, चूँकि मुस्लिम, यादव, निषाद, कुशवाहा और खासकर बैकवर्ड का एक बड़ा तबका सपा के पक्ष में गया, तो कहीं न कहीं सपा कुछ ज़्यादा ही मजबूत लगती है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो चूँकि जिले में सबसे ज़्यादा वोटर एससी है और ब्राह्मण है दूसरे नंबर पर, तो कहीं न कहीं बसपा के साथ एससी और उसका जो बेस वोट बीजेपी का बेस वोट ब्राह्मण होता था, वो कहीं न कहीं बीएसपी में शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। तो बसपा एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है इस चुनाव में। वहीं भाजपा का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी हैं, उनका जो कार्य है, उसको लेकर के जो उनका साइलेंट वोटर है, जिनको सीधा फ़ायदा मिला है, वो कहीं न कहीं उनके साथ हैं, जो लगभग अभी 30 से 35 उपजातियाँ होती हैं, उनसे सभी लोग जुड़े हुए हैं। उस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी को पूरी तरह से नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन लड़ाई कठिन है और कहीं न कहीं भाजपा के लिए ये जो सीट है, वो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है और जीतना अभी जो आज तक के समय उसमें तो बड़ा ही मुश्किल समझ में आ रहा ये है। कहा जाए भाजपा को मतलब नुकसान है। निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में चाहे इसके पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें यहाँ पर 7 बार ब्राह्मण सांसद रह चुके हैं और 5 बार पटेल रह चुके हैं। अभी विगत अगर 2 चुनाव देखे जाएँ तो एक बार भैरव प्रसाद मिश्रा भाजपा से थे, वो भी लोग बीजेपी के थे और इसके पहले जो वर्तमान सांसद हैं जिनको प्रत्याशी बनाया गया आर के पटेल, वह भी जो है बीजेपी से जीत चुके हैं। इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं को टिकट दिया, तो कहीं न कहीं जो स्थानीय जो प्रत्याशी को लेकर आक्रोश था वो कहीं न कहीं इसमें नज़र आ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई कठिन है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि चुनाव बीजेपी हार चुकी है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर लड़ाई से बाहर दिख रही है। तो मेरे साथ एक पत्रकार साथी और मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? बसंत बसंत गुप्ता। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला है? देखिए, तीनों राजनैतिक दल अपनी-अपनी जगह चुनाव में प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं। देखिए, जातिवाद के साथ-साथ विकास के मुद्दे भी हावी हैं। युवा बाहर निकल के वोट कर रहा है, पहली बार के फर्स्ट वोटर वोट कर रहे हैं, वो मुद्दों पर भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं जातिवाद से भी लोग प्रभावित होते हैं और मैं बात करूँ राजनैतिक दलों की, तो वो टिकट भी यूँ ही बाँटते हैं, राजनैतिक दल टिकट आपके जाति के और धर्म के आधार पर बाँटते हैं। तो तीनों का मुकाबला अच्छा है, सपा और बसपा और बीजेपी का। और इस तरह की भीषण गर्मी में यूथ निकल के बाहर आ रहा है, लोग मतदाता निकल के बाहर आ रहे हैं और बांदा चित्रकूट लोकसभा में पहले से भी बढ़ के इस बार वोटर्स वोट करने आए हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ तो गुल खिलाने वाले हैं वोटर। नहीं, जिस तरीके से आप मतदान में गए हैं, लोग मतदाताओं से बात किए होंगे, तो क्या लगता है कि जनता का क्या रुझान रहा है? मुद्दे रहे हैं या जाति बेस पे वोट कर रहे हैं? देखिए, बांदा चित्रकूट लोकसभा से लोग पलायन करते हैं, मज़दूरी के लिए लोग बाहर जाते हैं, यहाँ पर रोज़गार के साधन नहीं है, तो यूथ ने वो चीज़ें भी देखी है। अब उन्होंने इसको देख कर के किधर वोट दिया, चूँकि सपा-बसपा भी कह रही है कि भाई हम भी फैक्ट्री लगा देंगे, भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, तो ये नहीं कहा जा सकता। ये तो आने वाले परिणाम ही तय कर पाएँगे, लेकिन हाँ, वोटर सधा हुआ है, दबा हुआ है, कुछ तो बोल रहा है, कुछ बिना बोले अपना मतदान कर रहा है, तो ठीक है, लड़ाई मुझे लगता है तीनों पर है। मेरे साथ और एक वरिष्ठ पत्रकार साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से आज मतदान हुआ, क्या लग रहा है क्या मुद्दे हावी रहे हैं?
देखिए, बुंदेलखंड में हमेशा से ही जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं, यहाँ पलायन, बेरोजगारी रही है। यहाँ पर चाहे वो सपा की सरकार हुई, चाहे बसपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, लंबे समय से ये सरकारें रही हैं, इन्होंने कभी भी इस क्षेत्र में उद्योग के लिए कुछ भी नहीं किया। लोगों की हमेशा से यहाँ माँग रही है उद्योग को लेके। तो इस बार के चुनाव में एक तो बेरोजगारी मुद्दा थी और दूसरा उद्योग स्थापित करना यहाँ पर। तो इस चीज़ के लिए सपा और बसपा बाकी दलों ने भी अपने प्रलोभन दिए हैं और अक्सर ये होता है कि क्योंकि लगातार 10 साल यहाँ पे भाजपा की सरकार केंद्र में रही, इसके बाद यूपी में हमेशा से ही लोग बदलाव वाली राजनीति देखते रहे हैं। अगर आप देखें तो इससे पहले योगी की लगातार 2 बार सरकार रही, इससे पहले एक बार बसपा और एक बार सपा की सरकार आती थी। तो इस बार भी कहीं न कहीं लोगों में बदलाव की बात दिख रही है। दूसरा जो जातीय समीकरण यहाँ का होता था, उस बार ये भी इस चुनाव को प्रभावित कर रहा है। आर.के. पटेल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी तरफ भाजपा ने आर.के. पटेल को रिपीट कर दिया। दूसरी तरफ सपा ने भी कांग्रेस वो गठबंधन से कृष्णा पटेल को अपना प्रत्याशी बना दिया है और ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए बसपा ने यहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो कहीं न कहीं वो भाजपा का वोट काटने का काम कर रही है बीएसपी। तो लड़ाई की अगर आज की परिस्थिति में हम बात करें तो कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा कि किसकी सीट निकल रही है। वर्तमान में स्थिति तो त्रिकोणीय है। कोई भी बांदा सीट को निकाल अगर सकता एक है। लाइन में देखा जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है फिलहाल? एक लाइन में अगर बात करें तो गठबंधन ज़्यादा मजबूत लग रही है, भाजपा की अपेक्षा इस बार। तो गठबंधन की स्थिति में मजबूत मजबूत नजर आती जा रही है, तो उसमें बात करते हैं एक पत्रकार साथी और मुझे क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो आज मतदान हुआ है, तो जनता का क्या रुझान रहा है, किन मुद्दों को वोट किए हैं? देखिए, अगर बात करें बुंदेलखंड के मुख्य मुद्दों की तो मेन मुद्दा है बुंदेलखंड में पानी और पलायन, जिसका निराकरण आज तक सरकार किसी की भी रही हो वो हो नहीं पाया है। युवा घर से निकल रहा है वोट करने करने के लिए, तो साथ ही ये अपेक्षा भी रख रहा है कि उसको रोजगार मिले। इस अपेक्षा से वो वोट कर रहा है। अब रिजल्ट तो 4 जून के बाद ही आएंगे। तो क्या लग रहा है कि इस मतदान में किसको नुकसान होने वाला है? नुकसान सीधा तौर पे अगर देखा जाए तो अभी तक के आंकड़े जो जैसा कि लोगों ने बताया है कि ये जो निकल के आ रहा है नुकसान बीजेपी का ही। हालांकि बीजेपी इस बार चुनाव लड़के हैट्रिक लगाने का प्रयास करेगी। साथ ही अन्य जो दो दल हैं, चाहे बसपा हो चाहे इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी हो, वो 10 सालों से खोई हुई अपनी जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। तो इन तीनों प्रत्याशियों में तो क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी होने वाला है? पड़ला अभी किसी का नहीं कह सकते किसी का भारी है, सभी में समांतर लड़ाई है, मुकाबला त्रिकोणीय है। जातिगत आंकड़ों को ले लीजिए, कई बड़ी जातियां हैं, जैसे एक ब्राह्मण, एक बड़ी जाति 3.5 लाख वोटर है, वो एकजुट नहीं है, वो दो फाड़ हो गया है। इसलिए अभी नतीजा किसी भी नतीजे पे हम लोग जा नहीं तो सकते। कुल मिलाकर के त्रिकोणीय स्थिति है। मेरे साथ एक और पत्रकार साथी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ नाम है मेरा। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो आज मतदान हुआ है, तो इसमें किसका पलड़ा भारी होने वाला है? पढ़ेले की बात तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन मामला त्रिकोणीय की स्थिति में है अभी। इसलिए त्रिकोणीय की स्थिति में है कि यहाँ जो बुंदेलखंड का चुनाव होता है, वो मुझे लग रहा है कि आज़ादी के बाद से ही यहाँ जातिगत आंकड़े पे हुआ है। और मुझे यहाँ नहीं लगता कि कोई विकास का मुद्दा या कोई भी ऐसा कोई मुद्दे को लेके कोई चुनाव यहाँ लड़ रहा है। यहाँ मैंने भी कवर किया है, मुझे भी लगा कि जातिगत आंकड़े होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैक्टर यहाँ ब्राह्मण जो है फैक्ट करेगा। क्योंकि जैसे अभी देखा सोशल मीडिया में, आपने भी देखा होगा कि ब्राह्मण मतदाता जो है मौजूदा सांसद या भाजपा से नाराज दिख रहा है, जिसको लेके लखनऊ से इस तरह के डिप्टी सीएम भी चित्रकूट में डेरा डाले थे, ब्राह्मण मतदाताओं को मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं न कहीं ब्राह्मण की जो नाराजगी है वो भाजपा को तो नुकसान करेगी। और दूसरी तरफ उधर जो बसपा से मयंक द्विवेदी, अगर ब्राह्मण चेहरा बहुजन समाज पार्टी से ना आता तो कहीं न कहीं भाजपा एकदम पूरी मजबूत हो जाती, जैसे 2014-2019 की स्थिति थी, वो तो मोदी लहर की स्थिति थी। लेकिन इस बार ब्राह्मण चेहरा आने के कारण इस बार थोड़ा-सा गड़बड़ी ये यही है कि सबसे ज़्यादा हमारे इस 20 लाख वोटरों में ब्राह्मण और दलित हैं। तो कहीं न कहीं मायावती की रैली भी आपने कवर किया, मायावती की रैली भी आपने देखा कि उसमें कहीं सबसे ज़्यादा लगभग-लगभग भीड़ रही। और दलित मतदाता, मुझे ये लगता है कि
कहीं न कहीं वो अपनी पार्टी मायावती को ही समर्थन करता है। अच्छा, जिस तरीके से मोदी योगी का चेहरा चेहरा था और धर्म के मामले में और राष्ट्र के मामले ये मुद्दे थे कि इस पे वोट करें। क्या लग रहा है वो फैक्टर इस बार इस चुनाव में काम आया लोगों के बीच? देखिए, ये जो आपने बात कही कि धर्म वाला, तो ये साइलेंट वोटर इस पे वोट करता है। साइलेंट वोटर को कहते हैं जो जीत-हार की भूमिका निभाता है, जैसे अतर्रा क्षेत्र है। वहाँ अतर्रा का क्षेत्र आपको ये नहीं बताएगा हम किसको वोट करेंगे, लेकिन गुप्त तरीके से, साइलेंट तरीके से वो जिसको वोट करता है, मुझे लगता है उसी का पलड़ा भारी होता है। और इस बार ब्राह्मण मतदाता दलित और मुसलमानों को साथ मिलके खेल करेंगे। अब ये तो 4 तारीख को तय होगा कि कौन जीतता है, पर बहरहाल आज की वोटिंग से ऐसा कुछ माहौल बन रहा है, सोशल मीडिया में भी तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कहीं न कहीं मामला त्रिकोणीय बन रहा है और भाजपा की जो पुरानी लहर थी, वो इस बार लहर दिखाई नहीं दे रही है। अब ये 4 जून को तय होगा कि सांसद कौन बनता है। तो कुल मिलाकर के त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज है, तो ऐसे में भाजपा को नुकसान भी हो सकता है। मेरे साथ एक पत्रकार साथी और मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आलोक निगम। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से ब्राह्मण वर्ग के नाराज होने की बात बताई जा रही है, उससे भाजपा को नुकसान, क्योंकि भाजपा का बेस वोट माना जाता है। तो क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी होने वाला है? देखिए ब्राह्मण जो चेहरा दिया है बीएसपी ने, उसमें बहुत इफ़ेक्टिव तो नहीं है, लेकिन क्या है कि आपने देखा पटेल वर्सेस ब्राह्मण आपका चित्रकूट में हमेशा चला है। चाहे ददुआ के टाइम से देख लीजिए, ददुआ का पुराना इतिहास है कि ददुआ के फ़ादर को ब्राह्मणों ने ही पत्थर से कुचल कर मार दिया था, तो उसने उसका बदला लिया था और उसके बाद उसने अपने बेटे को विधायक बनाया, उसके अपने भतीजे को विधायक बनाया, भाई को भी उसने सांसद बनाया। तो आप देखिए ना तो उसको देखते हुए ये बीजेपी ने बार-बार आप देखिए पटेल को ही दे रही है। तो उससे ब्राह्मण नाराज़ हो गया है। ब्राह्मण को वो मनाने के लिए ब्रजेश पाठक वहाँ पे डेरा डाले रहे आपके चित्रकूट में। बांदा में भी बहुत प्रयास किया गया। तो ब्राह्मण फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वो बीएसपी में ही जा रहा है। मतलब जितनी अभी स्थिति देखी गई। तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये नुकसान होगा बीजेपी का। तो क्या लग रहा है ना कि आज के जो चुनाव हुआ है, तो उसमें जाति मायने रखती है, जाति को देखकर लोगों ने वोट किया है, या जो योगी मोदी का चेहरा था, विकास के मुद्दे थे, तो क्या वो इस बार हावी नहीं रहेंगे? इस बार क्या है देखिए राम मंदिर मुद्दा तो चला है, वो चला है 11 बजे के बाद दिन में और दिन में वो लोगों ने कैंडिडेट को तो गालियाँ दी है, लेकिन वोट जो है जाके कमल में ही दिया है। तो उससे देख के ये लगता है कि ये फाइट में है और सपा और बीजेपी दोनों फाइट में है। तो आपकी नज़र से किसको नुकसान होने वाला है? नुकसान तो देखिए होगा बीजेपी को होगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी फाइट में है। तो कुल मिला के फिर तीनों त्रिकोणीय मुकाबले पे हैं। तो मेरे साथ एक पत्रकार साथी और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? राजीव द्विवेदी। अच्छा, आज के मतदान में क्या लगता है कि जनता का क्या रुझान रहा है? किन मुद्दों पे वोट किए? देखिए, जनता के जहाँ रुझान की बात होती है, तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूँगा कि बीजेपी ने उन सभी को रिपीट कर दिया है, जो कहीं कभी 2 बार सांसद रहे या 3 बार रहे या 5 बार रहे। पब्लिक का ऑटोमेटिक एक रुझान होता है, बार-बार किसी प्रत्याशी को सामने लाना, वो कहीं न कहीं उस पार्टी को नुकसान देता है। रह गई बात आपके बांदा के लोकसभा की, तो यहाँ पर भी यही हाल है। और रह गई किसी जातिगत किसी का नाराज़ होना या सहमत ना होना, वो एक अलग विषय होता है। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है। ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, आज की डेट में। तो कुल कुल मिला के जिस तरीके से ब्राह्मण वर्ग के नाराज होने की बात कही जा रही है, क्योंकि रिपीट सांसद कर दिए हैं, प्रत्याशी उनको बना दिया गया है, तो इससे लग रहा है कि भाजपा को नुकसान हो सकता है। नहीं, ये कहना गलत है कि ब्राह्मण नाराज़ है। उसमें हर वर्ग की ये समस्या है कि कोई भी हो, कि बार-बार अगर उसी को प्रत्याशी बनाया जाता है, तो हर वर्ग उससे नाराज़ हो जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ पब्लिक नया चाहती है, मतदाता भी नया चाहता है। तो आपकी नज़र से किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? देखिए, पलड़ा तो ऐसा कहा जाए साइलेंट रूप से अभी किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी का भी कम नहीं है, बीएसपी भी अपनी उछाल में है और जो अगर मेन बात अगर पूछें, तो इस चुनाव में सीधे-सीधे ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के द्वारा पहले कैंपेनियन ज़मीन लेवल पे किया जाता था, जो उत्साह पहले ज़मीन लेवल पर होता था, वो इस बार बीजेपी का नहीं हुआ है। इस कारण कुछ ना कुछ प्रतिशत नुकसान हो सकता है। तो कुल मिला के जिस तरीके से बीजेपी की जो लहर होती थी, तो इस बार वो कम होते हुए जी। नज़र आ रही है। मेरे साथ एक पत्रकार साथी और मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष मिश्रा है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहे हैं?
देखिए मुद्दे तो बहुत रहे हैं, युवाओं के मुद्दे रोजगार से जुड़े रहे हैं और जैसे डिफेंस कॉरिडोर के लिए कहती रही है, लगातार वर्तमान सरकार अभी तक डिफेंस कॉरिडोर नहीं बना है। तो जैसे युवा वर्ग था, तो उनके लिए देखिए रोजगार मुद्दा था, कहीं न कहीं राम मंदिर भी प्रभावित रहा, हिंदू-मुस्लिम तो देखिए ये मुद्दा चला ही आ रहा है। और जातिगत जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, जैसे सीनियर वर्ग है, तो उनका मुद्दा राष्ट्रहित का रहा है। तो मुद्दा तो चलने ही वाला है, लेकिन एकाध परसेंट जो जैसे संजीव भैया ने बताया, राजीव भैया ने, कि प्रत्याशी रिपीट होने का भी कहीं न कहीं भाजपा को एकाध परसेंट नुकसान हो सकता है। क्योंकि बीएसपी ने अ, ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, तो कहीं न कहीं ब्राह्मण भी रुझान में है। कुछ मुस्लिम वोट भी बटेगा। मान लीजिए कुछ सपा में जाएगा, कुछ बीएसपी का कट्टर वोट है, जो मुस्लिम जाना ही जाना है। कुछ जो पिछड़ा वर्ग हो गया, वो बीएसपी का है। कुछ भाजपा की ओर जाएगा। पिछड़ा जो वर्ग का वोट होता है, वो 3 भागों में डिवाइड होगा। कुछ इंडिया गठबंधन में जाएगा, कुछ भाजपा में जाएगा और कुछ बीएसपी में जाएगा। तो समीकरण अभी अभी फाइनल करना तो बहुत जल्दबाजी होगी। समीकरण अभी फिलहाल त्रिकोणीय ही है। मतदान स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा है, लगभग 56 से 57% मतदान रहा है, लोगों ने बढ़-चढ़ कर मतदान किया है। अभी ये डिक्लेयर करना कठिन होगा। अगर कुल मिला के एक लाइन में कहा जाए तो किसका पलड़ा भारी रहा है? कौन मजबूत होते हुए नजर आ रहा है? देखिए, कहीं न कहीं ब्राह्मण प्रत्याशी बीएसपी को दे देने से नुकसान भाजपा का है। तो जो टक्कर भाजपा और बीएसपी के बीच होनी थी, वो उसका फ़ायदा ले जा रही है। भाजपा का नुकसान बीएसपी ने कर दिया, तो उसका फ़ायदा सपा ले जा रही है। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन और भाजपा की टक्कर रहेगी माना में। तो ये थे पत्रकार साथी जिनका कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो मौजूदा सांसद थे उनको प्रत्याशी बनाया है, जिससे उनसे लोगों में नाराजगी रही है। इसमें इस नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है और वहीं जो इंडिया गठबंधन है वह मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे वह बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर अपना रुख कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर के यह त्रिकोणीय स्थिति है और कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो आज जिस तरीके से आज मतदान हुआ है और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। अब 4 जून को ही यह पता चल पाएगा कि यह जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है। अखिलेश सोनकर, न्यूज़ 18 बांदा।